क्या होगा जब पृथ्वी न्यूक्लियर विस्फोटों से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले 100 सालों तक भी पृथ्वी के वातावरण में न्यूक्लियर रेडिएशन रहने वाली थी। तो क्या होता है जब पूरे 100 सालों बाद आखिरी बचे कुछ इंसान पृथ्वी पर वापस लौटते हैं, जहाँ पृथ्वी पहले से बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वो कैसे, जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त सीरीज दी 100। भविष्य का समय, जब दुनिया भर में हुए न्यूक्लियर विस्फोटों से पूरी ही पृथ्वी दहल गई और जो इंसान और जीव जंतु इन धमाकों से बच भी गए थे, वे भी बाद में न्यूक्लियर रेडिएशन से मारे ही गए और आखिर में सिर्फ थोड़े से बचे कुचे लोग अपने स्पेस सेंटर पर भागकर चले गए और आखिर में वहीं जिंदा भी बच पाए, क्योंकि पूरी ही पृथ्वी तो न्यूक्लियर रेडिएशन की चादर में ढकी हुई थी। जहां से अब सभी देशों के स्पेस सेंटर्स को मिलाकर एक जायंट स्पेस स्टेशन बनाया गया, जिसे कि दी आर्क कहा जाता है। और ये स्पेसशिप अब पृथ्वी के चारों ओर स्पेस में घूमता रहता है और इसी आर्क में रहते हुए अब लोगों को 97 साल बीत चुके हैं, जहां अब तक आर्क की हालत काफी ही खराब होने लगी थी, क्योंकि यहाँ जो लोग शुरू में आए थे अब उनके बच्चे पैदा होने से पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ गई। तो वहीं 97 साल पहले उन्हें बताया गया था कि पृथ्वी से ये रेडिएशन पूरी तरह से हटने में 100 सालों का वक्त लगने वाला है, जिसमें कि अभी 3 साल और बचे हुए थे। यानी कि पिछले 97 सालों से कोई भी आज तक पृथ्वी पर नहीं गया है और किसी को भी पता तक नहीं है कि अब पृथ्वी के हालात कैसे हैं। मगर अभी तो आर्क में आने वाले 3 साल तक की ऑक्सीजन और खाना पानी नहीं बचा था। सो आर्क की चांसलर को बाकी काउंसिल मेंबर्स के साथ मिलकर कई कड़े फैसले लेने पड़ते हैं ताकि शिप में आबादी को बढ़ने ना दिया जाए, जहां सालों से हर उस इंसान को स्पेस में फेंककर मार दिया जाता है जिसने की कोई छोटी सी भी गलती की हो, क्योंकि पॉपुलेशन को कम रखने का एक यही तरीका था। हालांकि ये रूल 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों पर लागू नहीं होता और अगर उनमें से कोई गलती करे तो उन्हें जेलों में रखा जाता है, जहां हमें एक ऐसी ही कैदी दिखाई जाती है, क्लार्क, जो कि आर्क की चीफ मेडिकल ऑफिसर एबी की बेटी है। तो वहीं उसके पिता जैक शिप के चीफ इंजीनियर रहे थे, यानी कि शिप के इतने ऊंचे ओहदों पर होने के बावजूद रूल्स तोड़ने पर उसे भी जेल में बंद होना ही पड़ा। मगर अब एक दिन अचानक से क्लार्क समेत सभी बच्चों को जो कि जेलों में बंद थे, उन्हें एक रिस्ट बैंड पहनाकर बाहर ले जाया जाने लगा, जहाँ से क्लार्क जान पाती है कि शिप पर उस समेत पूरे 100 लोग जो कि जेलों में बंद थे, उन्हें अभी ही पृथ्वी पर वापस भेजा जा रहा है, ताकि यहाँ पर वैज्ञानिक पता कर पाए कि पृथ्वी से रेडियो एक्टिविटी खत्म हो भी चुकी है या नहीं, और उसके बाद आर्क पर मौजूद बाकी लोग पृथ्वी पर वापस चले जाएंगे। तो वहीं इन 100 लोगों के पृथ्वी पर जाने से आर्क की ऑक्सीजन और खाना भी बचने वाला है, जिसके लिए उन्हें अब 100 साल होने में 3 साल पहले ही पृथ्वी पर भेजा जा रहा है। तो वहीं कैदियों के पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं था और वे अब पृथ्वी पर पूरे 97 साल के बाद लैंड करने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां इन्हीं सब में क्लार्क का बचपन का दोस्त वेल भी था, जो कि वैसे तो आर्क के मेन चांसलर का बेटा है, मगर वो क्लार्क के लिए जानबूझकर एक गलती करी शिप पर आ ही गया। हालांकि क्लार्क इससे खुश नहीं थी, क्योंकि उसके पिता को 1 साल पहले शिप पर ही मार दिया गया था, जिसके लिए क्लार्क आज तक भी वेल्स को ही जिम्मेदार मानती है। वही अब शिप में चांसलर वीडियो कॉल से सभी को बताने लगता है कि उन्हें पृथ्वी पर जाकर क्या क्या करना है और उन्हें नीचे लैंड कर एक आर्मी सेंटर तक जाना है, जहां इन 100 लोगों के लिए 1 साल तक का खाना और पानी उन्हें मिल जाएगा। तो वहीं उन्हें नीचे जाते ही आर्क को ऊपर बताना होगा कि क्या पृथ्वी पर रेडिएशन खत्म हो गई है, और यहाँ से शिप अब फाइनली पृथ्वी के हार्श वेदर से होते हुए लैंड करने लगता है। मगर यहाँ सब कुछ ठीक नहीं रहता, जहाँ शिप लैंड करते हुए क्रैश हो जाता है और 2 लोग तो इसी क्रैश लैंडिंग में मारे गए थे, जिनमें से अब 2 भाई बहन दिखाए जाते हैं, बेलेमी और ऑक्टेविया। दरअसल पिछले 100 सालों से आर्क पर सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करना अलाउड था, मगर बेलेमी की माँ ने सबसे छुपकर ऑक्टेविया को जन्म दिया था, जिसे कि बेलेनी और उसकी माँ ने पूरे 16 सालों तक सबसे छुपाए रखा। मगर आखिरकार चांसलर को इसका पता चल ही गया और जिसके बाद बेलेनी की माँ को स्पेस में फेंककर मार दिया गया। तो दोनों भाई बहन को जेल में जाना पड़ा और वहीं से अब शिव से यहाँ पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ सब लोग डरे हुए थे कि बाहर पृथ्वी का वातावरण कैसा होगा, जहाँ बेलेमी डरते हुए दरवाजा खोलता है, जहाँ सरप्राइजिंगली पृथ्वी पर अब हर और हरियाली फैली हुई थी, जिससे कि खुश हो अब सभी लोग नीचे उतरते हैं। यहाँ उनकी पूरी ही लाइफ उस स्पेसशिप आर्क में गुजरी थी और सब अब पहली बार पृथ्वी पर खुले में आ काफी ही खुश थे। तो वहीं क्लार्क मैप में पाती है कि क्रैश लैंडिंग होने के कारण वे अपनी लोकेशन से काफी ही दूर लैंड हुए हैं। वहीं इतना ही नहीं,
क्रैश लैंडिंग से उनके सारे ही कम्युनिकेशन ऊपर आर्क से टूट चुके थे। यानी कि अब वे ऊपर नहीं बता सकते कि पृथ्वी फिर से रहने लायक हो चुकी है। जहां ऊपर आर्क में भी अब वैज्ञानिक नीचे कम्युनिकेट तो नहीं कर पा रहे थे, मगर उन 100 लोगों को पहनाए गए रिस्ट बैंड्स की मदद से उन्हें ये तो पता ही था कि वे पृथ्वी पर अभी भी जिंदा है और उनमें से सिर्फ 2 ही लोगों के बैंड्स डीएक्टिवेट हुए हैं, यानी कि वे मारे गए। और वे 2 लोग भी अचानक से मारे गए थे, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी से मरने में कुछ वक्त तो लगता है। वहीं नीचे अब प्रॉब्लम होना शुरू होने वाली थी, जहां क्लार्क और वेल्स अब जल्दी से उसी लोकेशन पर जाना चाहते थे। तो वहीं बेलेमी अब कई सारे और लोगों के साथ एक ग्रुप बना लेता है और वे फैसला करते हैं कि वे आर्क की मदद नहीं करेंगे और उस बंकर तक नहीं जाएंगे, जिस कारण अब वेल्स की उससे लड़ाई भी होती है। जहां बेलेमी अब अपनी बहन ऑक्टेविया से कहता है कि उसने यहाँ उसके पास आने के लिए जानबूझकर एक क्राइम किया है जो कि काफी बड़ा है और इसके लिए उसे बहुत बड़ी सजा मिल सकती है, और इसीलिए अब वो आर्क से यहाँ आने के बाद नाता तोड़ने की सोच रहा है। जहाँ उसके पास एक प्लान भी है जिसमें वो यहाँ आए हुए लोगों के साथ मिलकर अपने हाथों में पहनाए गए सारे ही बैंड्स तोड़ देगा, जिससे कि आर्क को लगेगा कि नीचे हर कोई रेडिएशन से मारा गया, तो वे यहाँ बंकर से सप्लाईज लेकर आराम से रह सकते हैं और एक नई सिविलाइजेशन शुरू कर सकते हैं। हालांकि अभी बेलेमी इसके बारे में सिर्फ अपनी बहन ऑक्टेविया को ही बताता है। वहीं अब क्लार्क, वेल्स, फिन और 2 और लोग आगे उसी बंकर तक जाने लगते हैं, जहां उन्हें कुछ ही दूर एक डियर भी दिखाई देती है, जिसे कि देख वे खुश थे कि अब तो यहाँ जानवर भी जिंदा हैं। मगर वे देख पाते हैं कि वो डियर रेडियो एक्टिविटी के असर से म्यूटेट हो चुका था। तो वहीं ऊपर आर्क पर लोग पाते हैं कि किसी ने चांसलर को गोली मार दी है। तो डॉक्टर एबी अब जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करने लगती है, और चूंकि वे कुछ ज्यादा ही घायल थे तो जितनी मेडिसिन उनके लिए अलाउड होती है एबी उससे ज्यादा यूज कर उन्हें बचा ही लेती है। तो वहीं अब तक गार्ड्स को पता चल गया था कि चांसलर को गोली किसी और ने नहीं बल्कि बेलेमी ने ही नीचे पृथ्वी पर जाने से पहले मारी थी, और इसीलिए वो नीचे जाते ही आर्क से कट ऑफ होने की बातें कर रहा था, क्योंकि अगर आर्क नीचे पृथ्वी पर गया तो वे उसे सजा देंगे। वहीं अब तक आर्क पर ऑक्सीजन और भी कम पड़ने लगी थी। सो वाइस चांसलर केन अब चाहता था कि वे आर्क पर मौजूद लोगों में से 300 लोगों को जान से मार दे, ताकि उनके स्पेसशिप की ऑक्सीजन 3 साल और चल सके, वरना वे सब के सब मारे जाएंगे। तो वहीं नीचे ऑक्टेविया भी एक झील देख लापरवाही से उसमें नहाने कूद जाती है, क्योंकि उसने अपने पूरी लाइफ में आर्क में कभी भी ऐसी झील नहीं देखी थी। मगर इसी बीच एक पानी का सांप उसे काट लेता है, जहाँ से जैस्पर किसी तरह से उसे पानी में कूद उसे निकाल लेता है और बाकी सब के साथ उसे वापस से कैंप में ले आता है, जो कि उन्होंने क्रैश हुए शिप के पास बनाया था। वहीं अब शाम होते होते ग्रुप के काफी सारे लोगों ने अपने अपने रिस्ट बैंड उतार दिए थे, जो कि उन्होंने बेलेमी के कहने पर किया था, यानी कि वे भी उसकी बातों में आ गए। तो वे भी अब आर्क से कट ऑफ होकर पृथ्वी पर ही एक नई सिविलाइजेशन शुरू करने के हक में थे, जहां वेल्स उन्हें ऐसा ना करने को भी कहता है, मगर बेलेमी ने सबको अपनी ओर कर लिया था और अब वे जबरदस्ती से वेल्स का भी बैंड हटा ही देते हैं। वहीं ऊपर आर्क में वाइस चांसलर केन को पता चल गया था कि एबी ने चांसलर को मरने से बचाने के लिए अलाउड लिमिट से ज्यादा दवाई दी है, तो वो अब उसे भी जान से मारने का आदेश देता है। मगर अब जब उसे भी स्पेस में फेंका जाने ही वाला था कि मेन चांसलर अब होश में आते ही उसे बचाने आता है। वहीं अब तक नीचे जैस्पर ने ऊपर से जंप कर नदी को पार करने का रास्ता ढूंढ लिया था, मगर उसके नदी के दूसरी ओर जाते ही अब कोई उस पर स्पीयर से अटैक कर देता है, यानी कि पृथ्वी पर इन लोगों के अलावा और कोई भी है, जिससे कि डरकर अब बाकी लोग वापिस से कैंप की ओर भागने लगते हैं। तो वहीं भागते हुए उन्हें जैस्पर के दर्द में चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कि कोई उसे कहीं ले जा रहा हो। तो वहीं कैंप में बेलेमी और मर्फी दोनों ने ही जबरदस्ती ग्रुप की सप्लाईज पर कब्जा कर खुद को ही लीडर घोषित कर दिया था। मगर अब क्लार्क सभी को आकर सारी सच्चाई बताती है कि पृथ्वी पर उनके अलावा भी और कोई है जो कि जैस्पर पर अटैक कर उसे अपने साथ ले गया। तो अगले ही दिन अब क्लार्क, बेलेमी, वेल्स और मर्फी चारों जैस्पर को ढूंढने के लिए वापस नदी की ओर जाते हैं। तो वहीं बेलेमी आर्क से छुपाकर एक गन भी लाया था, जिससे कि वे अपना बचाव कर सकते हैं। वहीं ऊपर आर्क में एक इंजीनियर जो कि आर्क को रिपेयर करती थी, रेवन, उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड फिन को भी प्रिजनर के साथ नीचे पृथ्वी पर भेजा गया है। सो वो अब डॉक्टर एबी को बताती है कि शायद से पृथ्वी पर लोग अपने बैंड्स को जानबूझकर हटा रहे हैं, वरना रेडिएशन से इतना जल्दी कोई कैसे ही मर सकता है, जिससे कि डॉक्टर एबी को भी उम्मीद मिलती है कि नीचे शायद से सब जिंदा होंगे। सो अगली मीटिंग में वे अब 10 और दिनों तक नीचे से कम्युनिकेशन आने का इंतजार करने का फैसला करते हैं, वरना फिर उन्हें आर्क से बहुत सारे लोगों को मारना होगा।
ताकि ऑक्सीजन बचाई जा सके। वहीं नीचे कैंप में ऑक्टेविया मोंटी से मिलती है, जो कि ऊपर आर्क से कम्युनिकेशन ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वहीं वो परेशान था क्योंकि उसका दोस्त जैस्पर पता नहीं कहाँ होगा। तो वहीं अब तक चारों जैस्पर को ढूंढते हुए एक झरने तक पहुंच चुके थे, जहां अब क्लार्क फिन के काफी ही पास आने लगी थी, जिससे कि वेल्स को बुरा लगता है क्योंकि वो क्लार्क के लिए ही क्राइम कर यहाँ आया था। वहीं उन्हें चलते हुए जल्द ही जैस्पर के गूगल्स में मिल जाते हैं, यानी कि वो आसपास ही होगा। तो जल्दी से सब आगे भागते हैं और देख पाते हैं कि जैस्पर को एक पेड़ पर बांधा गया है। तो वहीं उसके घावों पर किसी प्रकार की नेचुरल जड़ी बूटियां लगाई गई थी, जिससे कि वो अब तक जिंदा था। तो वे घायल जैस्पर को अब वहां से निकाल वापिस से कैंप में लाते हैं और उसका इलाज करने लगते हैं। वही आर्क में एबी अब रेवन को एक पुराना एस्केप पोड रिपेयर करने को कहती है, ताकि रेवन सबसे चुप नीचे पृथ्वी पर जा उन्हें बता सके कि वहाँ सब कुछ ठीक तो है, वरना यहाँ आर्क स्टेशन पर सैकड़ों लोगों को मार दिया जाएगा। जहाँ से 1 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब क्लार्क के पिता जैक को पता चल चुका था कि उनके शिप आर्क में सिर्फ 1 ही साल की ऑक्सीजन बची है। तो वो इसके बारे में सभी आम लोगों को बताना चाहता था, मगर डॉक्टर एबी इसके खिलाफ थी, क्योंकि अगर सबको इसके बारे में पता लगा तो लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को ही मार डालेंगे और हॉरर की ओर फैल जाएगा। और इन्हीं सब के बारे में अब क्लार्क भी सुन लेती है और अपने बचपन के दोस्त वेल को सब कुछ बताती है। वही वो वेल से प्रॉमिस भी लेती है कि वो इस बात को किसी और को ना बताए, क्योंकि अगर काउंसिल को इसके बारे में पता चला कि जैक उनके राज आम लोगों को बता रहा है तो वे उसे जान से मरवा देंगे। मगर यहाँ वेल्स तो खुद ही चांसलर का बेटा था, लेकिन फिर भी वो वादा करता है कि वो इसके बारे में अपने पिता या अन्य किसी को नहीं बताएगा। मगर कुछ ही टाइम बाद जैक को पकड़ने गार्ड्स आ गए और उन्होंने उसे स्पेस में छोड़ जान से मार डाला। तो वहीं क्लार्क को चुप रहने का कहकर जेल में डाल दिया गया। वहीं क्लार्क ने अपने पिता के बारे में सिर्फ वेल्स को ही बताया था, जिस कारण उसे आज तक लगता है कि वेल्स ने ही अपने पिता को बताया होगा और उसी के बाद उसके पिता जैक की जान गई। इसीलिए वो आज तक भी वेल्स से नफरत करती है। जहाँ वो पा रही थी कि जैस्पर की हालत काफी ही खराब है और अगर उसका जल्दी से इलाज नहीं किया गया तो वो भी मारा जा सकता है। और इसी तरह से अब 3 दिन बीत चुके थे, मगर जैस्पर की हालत में कोई भी सुधार नहीं था। तो बाकी ग्रुप के लोग अब कहने लगते हैं कि उन्हें जैस्पर को मार देना चाहिए, क्योंकि उसके दर्द में चिल्लाने की आवाजों से वे सो नहीं पा रहे और वैसे भी उसका बचना मुश्किल ही है। मगर क्लार्क तो उसे बचाना चाहती थी और वो उस पौधे को पहचान लेती है जो कि जैस्पर के घाव पर लगाया गया था, जहाँ वेल्स उसे सुझाव देता है कि चूंकि वो एक बोटेनिस्ट है तो उसके अनुसार ये पौधे पानी में ही मिलेंगे। वहीं उनके साथी फिन को एक ऐसी ही जगह के बारे में पता था, तो तीनों ही यहाँ से अब उसे नदी तक जाने लगते हैं, जहाँ जाते हुए रास्ते में उन्हें एक पुरानी गाड़ी भी मिलती है जो कि जमीन में गड़ी हुई थी। मगर वे इसे छोड़ अब पहले जैस्पर के लिए वही प्लांट लेने जाते हैं और उन्हें वो मिल भी जाता है। मगर जब वे उसे ले ही रहे थे कि तभी उन्हें दूर से एक जहरीली रेडियो एक्टिव आंधी अपनी ओर आती हुई नजर आती है और तीनों उसे बचने के लिए जल्दी से भागकर उसी पुरानी गाड़ी में घुस जाते हैं ताकि वे उसे बच सके। तो वहीं पास में ही बेलेमी अपने साथियों के साथ खाने के लिए शिकार कर रहा था, जहाँ उसे एक लड़की शार्लेट मिलती है। दरअसल शार्लेट के पेरेंट्स को आर्क पर चांसलर ने स्पेस में फिकवा कर मार दिया था, क्योंकि वे खाने की चोरी कर रहे थे, जिससे कि शार्लेट अब तक गुस्से में थी। मगर अब तक यहाँ भी वही आंधी आ चुकी थी। सो बेलेमी किसी तरह से शार्लेट को एक केप में छुपा बचा ही लेता है। हालांकि उसका एक साथी एडम बच नहीं पाता और आंधी की चपेट में आते ही अब वो बुरी तरह से दर्द में चिल्ला रहा था। तो वहीं कैंप में भी सभी अब शिप में घुस खुद को उस आंधी से बचा ही लेते हैं। दूसरी ओर उसी गाड़ी में अब फिन को एक पुरानी शराब मिलती है और तीनों ही उसे पीने लगते हैं, जहाँ क्लार्क वेल्स को गुस्से में फिर से कहने लगती है कि वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो उसने उसके पिता की बात जैक को सबको बता दी और उन्हें मरवा डाला। यहाँ वेल्स उसे हर बार की तरह फिर से माफी मांगता है, मगर वो इससे आगे कुछ नहीं कहता। तो वहीं केव में बेलेमी अब शार्लेट को एक चाकू देता है और कहता है कि उसे डरना छोड़ना होगा। जहाँ आर्क वालों ने उसके पेरेंट्स को मार दिया, इसीलिए वो अपने ग्रुप से कह रहा है कि उन्हें आर्क वालों से कोई कांटेक्ट नहीं करना है। जहाँ अब रात बीत चुकी थी
और सुबह सब बाहर निकलते हैं। तो वहीं कैंप की ओर जाते हुए अब फिन पा रहा था कि वेल्स उनसे बहुत कुछ छिपा रहा है, जहां क्लार्क कहती है कि उसने अपने पिता जैक के बारे में सिर्फ वेल्स को ही बताया था, यानी कि उसी ने उसके पिता को मरवाया होगा और इसके अलावा तो किसी और को पता ही नहीं था। तो वहीं बेलेमी और बाकी सब अब एडम को देखते हैं, जो कि जहरीली आंधी के बीच फंसने से तड़प रहा था और चूंकि अब उसका बचना भी नामुमकिन था, तो क्लार्क ना चाहते हुए भी उसे दर्द से छुटकारा देने के लिए मार ही देती है, जिसे कि दूर खड़ी छोटी शार्लेट सहमी हुई देख रही थी। जहां से वे कैंप आते हैं और पानी से लाए पौधों से जेस्पर का इलाज करने लगते हैं। तो वहीं क्लार्क आज भी वेल्स को कोसती है कि उसी की वजह से उसके पिता जैक मारे गए थे, मगर अब 1 साल बाद फाइनली वेल्स उसे बता ही देता है कि दरअसल उसके पिता जैक के बारे में काउंसिल को बताने वाला वेल्स नहीं, बल्कि क्लार्क की मां डॉक्टर एबी थी, जो कि नहीं चाहती थी कि शिप में केओस फैले और इसीलिए उसने खुद अपने ही पति को धोखा दे दिया और काउंसिल से उसे मरवा दिया। तो वही वेल्स भी नहीं चाहता था कि अपने पिता जैक को खोने के बाद क्लार्क अपनी माँ एबी से भी नफरत करने लगे और इसीलिए उसने 1 साल से उसे सच्चाई नहीं बताई और खुद उससे प्यार करने के बावजूद उसकी नफरत सहता रहा। अब क्लार्क ये सुनते ही टूट जाती है और वेल्स से माफी मांगती है। तो वहीं जेस्पर की भी हालत अब उस प्लांट के बाद से सुधर गई थी और उसे होश भी आ चुका था। तो वहीं आज वेल्स अकेला बैठा काफी ही खुश था, जहाँ फाइनली क्लार्क ने आज उससे नफरत करना छोड़ ही दिया और शायद अब वो उससे प्यार भी करने लगेगी। यही सोच वेल्स काफी ही खुश था, क्योंकि उसी के लिए तो वो शिप के मेन चांसलर का बेटा होने के बावजूद नीचे पृथ्वी पर आया था कि तभी वहाँ छोटी शार्लेट आती है और अब वो अचानक से ही चाकू से वेल्स के गले पर चाकू से वार करती है और उसे मार डालती है। उसने ये इसीलिए किया क्योंकि वेल्स चांसलर का बेटा था और उसके पिता ने ही आर्क पर शार्लेट के पेरेंट्स को मरवाया था, तो उसने बदले के लिए अब वेल्स को ही मार दिया, जिसके बाद वो चाकू फेंक वहाँ से भाग जाती है। तो वहीं सुबह क्लार्क वेल्स की कब्र पर काफी ही दुखी थी, क्योंकि कल ही तो उसे सच्चाई का पता चला था और कल ही किसी ने वेल्स को जान से मार दिया। जहां फिन कहता है कि शायद से जिन लोगों ने पहले जेस्पर पर हमला किया था उन्होंने ही वेल्स को मारा होगा, तो अब से उन्हें कैंप में ही रहना चाहिए। तो वही वे सब मिलकर कैंप के चारों ओर बाउंड्री बनाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि पृथ्वी पर और कौन रहता है जिन्होंने कि पहले जेस्पर और अब वेल्स पर अटैक किया। तो वही मोंटी कहता है कि उसे कम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए कोई वर्किंग बैंड चाहिए, जिससे कि वो ऊपर आर्क से कांटेक्ट कर पाए। तो क्लार्क अब उसे अपना बैंड देती है, मगर ऊपर एबी अब ये देख भी परेशान हो जाती है कि उसकी बेटी क्लार्क का रिस्ट बैंड भी डीएक्टिवेट हो चुका है, मगर उसे उम्मीद थी कि क्लार्क ने ये बैंड खुद ही उतारा होगा। तो वही नीचे ग्रुप अपने कैंप के चारों ओर बाउंड्री बनाओ से सेव कर लेते हैं। वहाँ बेलेनी और मर्फी दोनों ही लीडर बन बाकी लोगों से काफी बुरा बिहेव कर उनसे काम करवा रहे थे। तो वही ऑक्टेविया और जेस्पर दोनों ही कैंप के पास घूमने लगते हैं, जहाँ उन्हें वेल्स की कटी हुई उंगलियां और एक चाकू मिलता है, जिसे कि देख अब क्लार्क पाती है कि ये चाकू मर्फी का था और समझने लगती है कि शायद से मर्फी ने ही वेल्स को मारा होगा। सो वो गुस्से में अब ग्रुप के सामने मर्फी को ही वेल्स का किलर कहती है, क्योंकि उन्हें उसका चाकू वेल्स की उंगलियों के पास मिला था और वेल्स को बाहरी लोगों ने नहीं मारा। यहाँ से मर्फी अब सबको समझाने लगता है कि उसने वेल्स को कभी नहीं मारा और उसका चाकू 2 दिन से गायब था, मगर अब तक बेलेमी की लीडरशिप में यहाँ कोई कानून नहीं था और सब मिलकर अब मर्फी को ही जान से मारने लगते हैं बिना उसकी एक भी सुने। तो वहीं क्लार्क सबको रोक रही थी, क्योंकि वो तो सिर्फ उसे सजा दिलवाना चाहती थी, उसे मारना नहीं। तो वहीं शार्लेट अब अपनी वजह से मर्फी को मरते देख कबूल कर ही लेती है कि वेल्स को उसी ने मारा था, क्योंकि वेल्स के पिता चांसलर ने उसके पेरेंट्स को आर्क में मरवा दिया था। जिसके बाद मर्फी अब गुस्से में कहने लगता है कि अब उन्हें शार्लेट को मारना होगा, क्योंकि वे उसके गुनाहों के लिए उसे भी मारने वाले थे। तो शार्लेट को बाकी लोगों से बचाने के लिए अब क्लार्क और फिन उसे कैंप से लेकर भाग जाते हैं। तो वहीं ऊपर आर्क पर ज्यादा लोगों के होने से ऑक्सीजन और कम होने लगी थी, यानी कि उन्हें जल्द से जल्द सबूत चाहिए कि नीचे पृथ्वी अब सेफ है। सो डॉक्टर एबी अब रेवन को जल्द से जल्द वो एस्केप रोड ठीक करने को कहती है। वहीं नीचे फिन क्लार्क और शार्लेट को एक अंडरग्राउंड बंकर में छुपा लेता है, जो कि उसने कल ही ढूंढा था, और यहाँ से वे पाते हैं कि यहाँ काफी सारा खाना और सप्लाईज है, जिसे कि शायद से किसी ने छुपने के लिए बनाया होगा, मगर इसे बनाने वाला कभी यहाँ पहुँच ही नहीं पाया। जहाँ क्लार्क शार्लेट पर गुस्सा तो थी, क्योंकि उसने उसके दोस्त वेल्स को जान से मार दिया, मगर वो उसे कानूनन सजा दिलवाना चाहती थी, ना कि बाकी ग्रुप की तरह उसे जान से मार देना। मगर कुछ देर बाद अब वे पा रहे थे कि शार्लेट अब वहाँ से भाग चुकी है, जो कि अब वेल्स को मारने के लिए गिल्ट में थी
और खुद को मर्फी और ग्रुप को सौंपने जा रही थी कि कहीं उसकी वजह से अब क्लार्क और फिन के ऊपर मुसीबत न आ जाए, कि तभी उसे क्लार्क ढूंढ लेती है। तो वहीं मर्फी और बाकी ग्रुप भी वहां पहुंच चुका था, जहां से मर्फी उन्हें वार्निंग देता है कि अगर क्लार्क ने उन्हें शार्लेट नहीं सौंपी तो वे उसे भी फिन के साथ मार डालेंगे। जहां क्लार्क अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी, तो उन्हें बचाने के लिए अब शार्लेट खुद ही पहाड़ी से नीचे कूद जान दे देती है, जिसे कि देख क्लार्क अब गुस्से में सबसे कहती है कि उन्हें नियम कानून बनाने ही होंगे, वरना एक दिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सो गुस्से में सब अब मर्फी को वहीं छोड़ कैंप में चले जाते हैं। वहीं ऊपर आर्क में अब तक रेवन ने एक छोटे एस्केप पोड को एबी की मदद से ठीक कर लिया था और वे अब उसे पृथ्वी पर लॉन्च कर देते हैं ताकि वो नीचे की खबर ऊपर आर्क को दे सके और वे सैकड़ों लोगों को काउंसिल द्वारा मरने से बचा सके। वहीं नीचे अब जब मोंटी ऊपर आर्क से कांटेक्ट करने की कोशिश कर ही रहा था तो अब बचे हुए रिस्ट बैंड भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि अब जो आर्क वाले उन्हें जिंदा देख पा रहे थे अब वे भी नहीं देख पाएंगे, जिसे कि जान फिन पूरी तरह से टूट जाता है कि शायद से वे अब आर्क पर मौजूद अपनी फैमिली से फिर कभी मिल नहीं पाएंगे। जहां क्लार्क उसे शांत करती है और बताती है कि कम से कम वो उसके पास है और वो उसे बहुत प्यार करती है और यहाँ से दोनों अब इंटीमेट भी हो जाते हैं। वहीं ऊपर आर्क में चांसलर डॉक्टर एबी को बताता है कि उनकी ऑक्सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा घट रही है और इसी से डील करने के लिए 300 लोगों को स्पेस में फेंकना होगा ताकि बाकी बचे हुए लोग 3 सालों तक सरवाइव कर सके। वहीं अब तक काउंसिल ने भी इस प्लान को मंजूरी दे दी है, जिसके बारे में वे आम लोगों को ना बताकर जबरदस्ती रैंडम 300 लोगों को चुनकर स्पेस में फेंकने वाले हैं और इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि नीचे पृथ्वी से वैसे भी उनके लिए कोई सिग्नल नहीं आया है। वहीं अब तक नीचे क्लार्क को आसमान में रेवन का शिप दिखाई देता है जो कि थोड़ी ही दूर लैंड हो रहा था और वो समझ जाती है कि जरूर आर्क से कोई उन्हें देखने आया है, क्योंकि जब से वे पृथ्वी पर आए थे उनका आर्क से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया था और अब वे उसके रेडियो से आर्क को सच बता सकते हैं कि पृथ्वी अब रहने लायक हो गई है। सो क्लार्क सभी के साथ मिलकर तभी वहाँ जाओ से देखने का फैसला करते हैं, मगर अब बेलमी उस पोड को देख मन ही मन फैसला करता है कि वो अकेला ही छुपकर उस पोड के रेडियो को भी नष्ट कर देगा, क्योंकि अगर आर्क को पता चला कि पृथ्वी अब रहने के लिए सेफ है तो वे सब के सब यहाँ आ जाएंगे और बेलेमी को मेन चांसलर को गोली मारने के जुर्म में उम्र भर जेल में रहना होगा। तो वो सबको झूठ बोलता है कि अभी उनका रात को जाना सेफ नहीं और वे सुबह चले जाएंगे। जिसके बाद अब जब सब लोग सोने चले गए थे तो बेलेमी अकेला ही छुपकर पोड को ढूंढने चला जाता है। तो वहीं बेलेमी की बहन ऑक्टेविया उसे छुपकर जाते हुए देख लेती है और बेलेमी अब उसे भी बताता है कि आर्क पर किसी के कहने पर उसने चांसलर को गोली मारी थी और ये सब उसने एक ऑफर के बदले में किया, जिसके बाद वो पृथ्वी पर आ सकता था और अपनी बहन ऑक्टेविया से मिल सकता था। अब ऑक्टेविया भी ये सुन हैरान थी कि उसके भाई ने उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया, तो वो उसे जाने देती है और बेलेमी यहाँ से अब पोर्ट के पास जाकर रेवन के उठने से पहले ही उसका रेडियो उखाड़ देता है और उसे जल्दी से पानी में फेंक देता है ताकि कोई भी ऊपर आर्क से कांटेक्ट ना कर पाए। वहीं जब तक बाकी के लोग आकर रेवन को बेहोशी से उठाते हैं तो क्लार्क पाती है कि दरअसल रेवन तो फिन की आर्क पर गर्लफ्रेंड थी और रेवन फिन के लिए ही पृथ्वी पर आई है। वहीं फिन जिससे कि क्लार्क अब प्यार करने लगी है और वो उसके साथ पिछली 2 रातों से सो रही है, मगर अभी तो उनके सामने और बड़ी प्रॉब्लम्स थी। जहां रेवन उन्हें आर्क के बारे में सब कुछ बताती है कि किस तरह से आर्क में काउंसिल को लगता है कि नीचे अभी भी पृथ्वी रहने लायक नहीं हुई है और वे 300 लोगों को जान से मारने वाले हैं ताकि बाकी इंसान 3 साल तक आर्क पर बचे रह पाएं। सो वे अब रेडियो से ऊपर खबर भेजने लगते हैं, मगर रेडियो को तो ऑलरेडी बेलेमी ने उखाड़ कर नदी में फेंक दिया था, यानी कि अब रेवन भी ऊपर सच्चाई नहीं बता सकती। तो वहीं जब ऑक्टेविया अकेली जा रही थी तो उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और इसी दौरान अब वो नीचे गिर बेहोश हो जाती है। वहीं ऊपर आर्क पर चांसलर अब केन को कहता है कि उसे ही वाइस चांसलर से मेन चांसलर बन जाना चाहिए, क्योंकि जिन 300 लोगों को मारा जाना है वो उनमें से एक बनना चाहता है और अपना सेक्रीफाइस देना चाहता है, जहां वो किस मुंह से 300 लोगों को अपनी जान देने को कहेगा। मगर अब केन और एबी दोनों ही उसे समझाते हैं कि उसका शिप पर रहना बहुत जरूरी है। वहीं अब तक रेवन का भी पृथ्वी से कोई मैसेज नहीं आया था, तो एबी अब आर्क पर मौजूद सारे ही लोगों को सच्चाई बता ही देती है कि उन्हें पृथ्वी से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा और इस स्पेसशिप को अगले 3 सालों तक बचाने के लिए उन्हें किन्हीं भी 300 लोगों को स्पेसशिप से फेंकना होगा
ताकि बाकी के इंसान सरवाइव कर सके। तो वहीं नीचे भी क्लार्क बेलेमी के पास जाती है और कहती है कि उसे लगता है कि बेलेमी ने ही वो रेडियो छुपाया होगा, जहाँ से वो उसे सच्चाई बता देती है कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द ऊपर मैसेज नहीं भेजा तो आर्क पर 300 लोग मारे जाएंगे। तो वहीं रेवन भी बता देती है कि जिस मेन चांसलर को बेलेनी ने शूट किया था वो बाद में बच ही गया, यानी कि अब उस पर मर्डर का केस नहीं चलेगा और वो सेफ रहेगा। जिसे कि सुनने के बाद अब बेलेनी उनकी मदद को तैयार हो जाता है और उन्हें जल्द ही थोड़ा ढूंढने के बाद नदी में वही रेडियो मिल भी जाता है। मगर अब एक और प्रॉब्लम, पानी में गिरने से रेडियो पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिसे कि अब ठीक भी नहीं किया जा सकता। वहीं ऊपर आर्क में जब काउंसिल को लग रहा था कि एबी के सबको सच बता देने से केओस फैल जाएगा, मगर होता इससे उलट ही है, जहां 300 से ज्यादा लोग अब खुद ही सामने आते हैं और कहते हैं कि अपनी फैमिली और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए उन्हें जिंदा रखने के लिए वे अपनी जान सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। जिसे कि देख अब ऑफिसर्स भी हैरान थे कि कैसे इंसान अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। मुश्किल हालातों में ही इंसानियत का सबसे बेहतरीन रूप निखर कर बाहर आता है। तो अब सबको एक जॉइंट रूम में बंद कर दिया जाता है, जहां से उन्हें स्पेस में फेंका जाने वाला था। तो सेम इसी समय नीचे जल्दी से ग्रुप मिलकर कुछ रॉकेट्स तैयार कर रहे थे, जो कि पृथ्वी के ऑर्बिट से निकल फट जाएंगे और ये एक इशारा होगा कि पृथ्वी पर अब सब कुछ ठीक है और आर्क को उन 300 लोगों को मारने की जरूरत नहीं है। तो वहीं ऊपर 300 लोग अपने परिवार वालों को आखिरी बार रोते हुए गुड बाय बोल रहे थे। वहीं अब तक नीचे से ग्रुप ने रॉकेट्स को स्पेस में लॉन्च कर ही दिया था, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ ही मिनट्स पहले आर्क से उन 300 लोगों को स्पेस में छोड़ दिया गया, जहां बेलेमी की एक गलती की वजह से 300 लोग मारे गए। और जब ऊपर आर्क में एबी और चांसलर दोनों ही 300 लोगों के सेक्रीफाइस से काफी ही दुखी थे कि उन्हें अब पृथ्वी से ग्रुप के रॉकेट्स दिखाई देते हैं। तो वहीं ऑक्टेविया, जो कि बेहोश हो गई थी, अब उठने पर पाती है कि एक अजीब सा आदमी उसे घूर रहा है, जो कि शायद से हमेशा से पृथ्वी पर छुप कर रहे लोगों में से एक है। यानी कि स्पेस में आर्क पर रहने के अलावा पिछले 97 सालों से पृथ्वी पर भी कुछ लोग बचे हुए थे, मगर रेडिएशन काउंट पर क्या इफेक्ट हुआ और क्या वे भी उसी हिरण की तरह म्यूटेट हो गए। अब ऑक्टेविया को पृथ्वी पर ही छुपकर रह रहे एक आदमी ने उठा लिया था, जो कि उसे एक गुफा में लाकर बांध देता है। तो वहीं दूसरी ओर कैंप में अब सभी लोग पा रहे थे कि ऊपर से आर्क ने फाइनली उन 300 लोगों को शिप से फेंक ही दिया और उनका रॉकेट वाला सिग्नल शायद से काफी लेट पहुंचा, जिसके बाद तो क्लार्क अब बेलेमी पर पूरी तरह से गुस्से में टूट पड़ी थी, क्योंकि उसी ने वो रेडियो तोड़ा था, जिस कारण आर्क पर 300 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। तो वहीं बेलेमी इसके लिए माफी भी मांगता है, मगर अब तो वे उस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। जहां कैंप में दुख के साथ क्लार्क, फिन और रेवन के बीच एक अजीब सी ऑकवर्डनेस भी थी, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर क्लार्क फिर से प्यार करने लगी और उसके साथ सोई भी। मगर अब रेवन, जो कि फिन की आर्क पर गर्लफ्रेंड थी, अब वो यहाँ आ चुकी है। सो क्लार्क अब फिन से कहती है कि उसे रेवन के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि उसे अभी उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो वहीं अब बेलेमी पा रहा था कि उसकी बहन ऑक्टेविया वापस कैंप लौटी ही नहीं, और वो अब कुछ लोगों की टीम बना उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाने लगता है, जहां से अब फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कि कैसे बेलेमी की माँ ने इलीगल रूप से ऑक्टेविया को आर्क पर जन्म दिया, क्योंकि शिप पर दूसरा बच्चा पैदा करना अलाउड ही नहीं था। और इसी कारण ऑक्टेविया ने अपने जीवन के पहले 16 साल अपने ही कमरे में बंद होकर गुजारे थे। और जब एक दिन बेलेनी रिस्क लेकर ऑक्टेविया को एक पार्टी में ले भी गया, तो वहीं शिप के कमांडर को उसके बारे में पता चल गया और उसने बेलेमी की माँ को मार बेलेमी को जॉब से निकाल दिया। तो वहीं ऑक्टेविया को जेल में बंद कर दिया। और जब इन 100 लोगों को पृथ्वी पर भेजा जा रहा था, तब उसने ही बेलेमी को अपनी बहन से मिलने का ऑफर दिया, जिसके बदले में उसे शिप के चांसलर को गोली मारनी थी। जी हाँ, सिर्फ अपनी बहन से मिलने और उसे पृथ्वी पर सेफ रखने के लिए बेलेनी ने कमांडर के कहने पर चांसलर को गोली मारी थी। यानी कि कमांडर का शिप के चांसलर को मारने के पीछे कोई बड़ा प्लान था, जो कि अभी तो कामयाब नहीं हो पाया। वहीं प्रेजेंट में ऑक्टेविया की आंख उसी गुफा में खुलती है और वो पाती है कि उस आदमी ने उसे नेचुरल जड़ी बूटियां लगाई थी, जिससे कि अब वो ठीक हो रही है, मगर उसे यहाँ से निकलना तो था ही, और इसीलिए अब वो गुफा को खोद उसके ऊपर से बाहर निकल अपने कैंप की ओर भागने लगती है, जहाँ तक बाकी के लोग ऑक्टेविया के निशानों का पीछा कर इसी गुफा की ओर आ रहे थे। कि आगे बढ़ते हुए अब उन्हें जंगल में काफी सारे लोगों के कंकाल लटके हुए दिखाई देते हैं। यानी कि ये लोग जो कि पृथ्वी पर ही रहे थे, अब वे काफी वोलेंट हो चुके हैं। सो उनसे डरकर अब काफी सारे लोग वापस से कैंप में लौट आते हैं, जहाँ सिर्फ बेलेमी, फिन और जेस्पर के साथ
तीनों लोग आगे बढ़ रहे थे। तो वहीं इसी वक्त कैंप में रेवन और क्लार्क एक साथ रेडियो बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि वे ऊपर आर्क से कांटेक्ट कर सके। मगर अब क्लार्क ये जान कि 1 साल पहले उसी की माँ एबी ने उसके पिता जैक को मरवाया था, अब वो उनसे बात नहीं करना चाहती थी। तो वहीं क्लार्क की चीजों में रेवन को एक गिफ्ट भी मिलता है जो कि अक्सर फिन रेवन को ही देता था, जिससे कि अब उसे भी पता चल जाता है कि क्लार्क और फिन में कुछ तो हुआ था। मगर चूंकि तब वो यहाँ नहीं थी इसलिए अब वो इस बात का जिक्र ना कर फिन के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है। तो वहीं जंगल में अब सुबह होते ही बेलेमी के साथियों पर अब वही लोग अटैक करते हैं जहाँ वे भागते भी हैं। मगर अब तक उनके 2 साथी मारे जा चुके थे। जहाँ उन्हीं की ओर भागकर आ रही ओक्टेविया अब अपने भाई को देखती भी है, मगर वही आदमी जो कि उसे उठाकर यहाँ लाया था अब वो उसे उससे पहले ही पकड़ लेता है और उसी गुफा में ले जाता है। तो वहीं जंगल में बाकी सबका बचना भी नामुमकिन लग रहा था क्योंकि उन्हें चारों ओर से उन्हीं लोगों ने, जो कि अब से ग्राउंडर्स कहे जाएंगे, उन्होंने घेर रखा था। कि तभी जंगल में किसी प्रकार के शंख की आवाज आती है जिससे कि वे सारे ही लोग वापस भाग जाते हैं। तो वहीं बेलेमी अब फाइनली उसी आदमी का पीछा कर फाइनली उसी केव तक पहुंच चुका था और वो उसे जल्दी से बेहोश कर अब ओक्टेविया को छुड़ा ही लेता है। जहां बेलेमी तो उसे मारने भी जा रहा था मगर ओक्टेविया उसे रोक लेती है और कहती है कि शायद से ये उनको चोट पहुंचाना नहीं चाहता और उसी ने उन सबको जंगल में बाकी ग्राउंडर से बचाया था। मगर अब वो आदमी उठ फिन के पेट में चाकू मार देता है। तो सब लोग जल्दी से अब घायल फिन के साथ कैंप में वापस आते हैं जहां क्लार्क और रेवन दोनों ही फिन की ये हालत देख काफी ही दुखी थी क्योंकि दोनों ही फिन से प्यार करती थी। वहीं अब तक उन्होंने रेडियो भी बना लिया था। सो फिन को बचाने के लिए क्लार्क फाइनली अपनी माँ एबी से बात करने का फैसला करती है क्योंकि उसकी माँ एक डॉक्टर थी। तो जल्दी से दोनों अब आर्क स्टेशन पर कांटेक्ट करती है और नीचे पृथ्वी की सारी ही सच्चाई उन्हें बता देती है कि यहाँ आप सेफ है। तो आर्क के सभी लोग अब नीचे आ सकते हैं, जिसे कि सुन अब पूरे ही आर्क स्टेशन पर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। यानी कि अब वे फाइनली 97 सालों के वनवास के बाद अपने घर अपनी पृथ्वी पर जा सकेंगे और खुले में रह पाएंगे। मगर वे ये भी जान दुखी होते हैं कि उन्हें उन 300 लोगों के सैक्रिफाइस की जरूरत ही नहीं थी। तो उन मारे गए सारे ही लोगों के परिवार अब शिप के चांसलर पर काफी ही गुस्सा थे। तो वहीं क्लार्क अब अपनी माँ एबी को बता देती है कि उसे उनकी सच्चाई का पता चल चुका है कि उन्हीं ने उसके पिता को जान से मरवाया था और इसके लिए वो उन्हें जीवन में कभी भी माफ नहीं करेगी क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। जहाँ बातों के दौरान चांसलर जान पाता है कि उसका बेटा वेल्स नीचे पृथ्वी पर ऑलरेडी मारा जा चुका है। तो वो दुख में अब वहाँ से चला जाता है। वैसे यहाँ शिप पर एक टेबल पर इंडियन फ्लैग भी है, यानी कि बचे हुए लोगों में इंडियन भी थे। अब वैसे इसका कहानी से कोई खास लेना देना नहीं था मगर मुझे रेफरेंस नोटिस हुआ तो मैंने बता दिया। अब यहाँ से क्लार्क अपनी माँ एबी के कहे अनुसार फिन का इलाज करने लगती है मगर अब वे पा रहे थे कि फिन के मुंह से झाग आ रहे हैं, यानी कि उस चाकू पर जहर लगा हुआ था। सो वे अब उसी ग्राउंडर जिसे कि वे गुफा से बेहोश कर ले आए थे अब उसे काफी ही टॉर्चर करने लगते हैं ताकि वो उन्हें उस जहर का एंटीडोट बता दे वरना फिन मारा जाएगा। वहीं अब ओक्टेविया पाती है कि उस ग्राउंडर की डायरी में उसकी ड्राइंग भी बनी हुई है, यानी कि वो उसका कई दिनों से पीछा कर रहा था और इसीलिए उसने उसे चोट नहीं पहुंचाई। तो वो अब अकेले में उसी ग्राउंडर से बात करती है जहां वो ग्राउंडर पहली बार बोलता है जिसकी भाषा उनसे थोड़ी तो अलग थी मगर वो आसानी से समझ आ रही थी और वो कहता है कि उसका नाम लिंकन है और 97 साल पहले जो लोग ऊपर शिप्स में ना जा पाए वे यहीं पृथ्वी पर अंडरग्राउंड गुफा बनाकर रहने लगे और कई दशकों तक जब तक पृथ्वी से रेडियो एक्टिविटी कम हुई वे इन्हीं गुफाओं में छुपकर कीड़े मकोड़ों को खाकर जिंदा रहे और सरवाइव कर पाए। और फिर उन्होंने आसमान से उन्हें आते हुए देखा और उन्हें लगा कि वे उन्हें गुलाम बनाने आए हैं। सो अब उनका ग्राउंडर्स का ग्रुप उन पर अटैक कर रहा है। यहाँ ओक्टेविया फिन को बचाने के लिए खुद पर वहीं जहर से कट मार लेती है। सो फाइनली अब लिंकन उसे एंटीडोट दे ही देता है और फिन की जान बच जाती है, जिसके बाद अब बेलेमी फाइनली आर्क पर सबको बता ही देता है कि उसे चांसलर को गोली मारने के लिए उनके कमांडर ने कहा था और उसका जरूर से कोई सीक्रेट प्लान है। जिसे कि सुनने के बाद अब केन तभी कमांडर को पकड़वा कर जेल में डाल देता है और वे अब नीचे सभी को बताते हैं कि वे जल्द ही नीचे आएंगे मगर तब तक उन्हें पास की ही एक बंकर में जाना है जहाँ से उन्हें कुछ खाने का सामान और हथियार मिल जाएंगे जिनसे कि वे उन ग्राउंडर से अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो बेलेमी और क्लार्क अब उसी बंकर में जाकर वहाँ से सारे ही हथियार ले आते हैं और कैंप के काफी सारे लोगों को बांट देते हैं ताकि अगर ग्राउंडर्स उन पर अटैक करे तो वे खुद को डिफेंड कर पाए। जबकि आर्क पर अब एक बहुत बड़ा राज था जो कि चांसलर बाकी आर्क से छुपा रहा था, जहां वो काउंसिल के सामने अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बता ही देता है कि दरअसल उनके पास
सिर्फ 700 ही लोगों को नीचे ले जाने के लिए ड्रॉप शिप बचा हुआ है, जबकि आर्क पर मौजूद लोगों की संख्या 2000 से भी कहीं ज्यादा है। यानी कि 1300 से भी ज्यादा लोग कभी पृथ्वी पर जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 97 साल पहले इतने लोग कभी आर्क पर थे ही नहीं। मगर समय के साथ उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रही और अब उनके पास पृथ्वी पर सभी को वापस ले जाने के ड्रॉप शिप्स है ही नहीं। तो वहीं वे इस आर्क स्टेशन को भी लैंड नहीं करवा सकते, क्योंकि इसका मास काफी ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर उसी कमांडर से जेल में मिलने अब एक काउंसिल मेंबर डायना जाती है और यहाँ से रिवील होता है कि चांसलर को मरवाने के पीछे वही थी जो कि कभी पहले शिप की चांसलर हुआ करती थी। मगर मेन चांसलर उससे कहीं अच्छा लीडर था, सो उसे डिमोट कर दिया गया और इसीलिए उसने बेलेनी के हाथों चांसलर को मरवाना चाहा ताकि वो फिर से आर्क की लीडर बन जाए। सो अपने खिलाफ शक से बचने के लिए अब वो उस कमांडर को भी मरवा देती है। वही उसने सीक्रेटली शिप में काफी सारे लोग अपनी ओर कर लिए थे जो कि डायना को ही लीडर मानते थे, और अब वो उनसे कहती है कि अब उनका आर्क पर रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो सिर्फ 700 ही लोग नीचे जा सकते हैं। सो डायना अब सिर्फ अपने ही लोगों के साथ उस शटल को सबसे चुरा पृथ्वी पर अकेले ही जाने का फैसला करती है, वो भी बिना किसी को पता चले। वहीं वे आर्क पर बाकी सबको यहीं स्पेस में मरने के लिए छोड़ देंगे। तो वहीं नीचे कैंप में अब हथियार होने के बावजूद फिन इन सब से खुश नहीं था, और वो रेवन से कहता भी है कि उन्हें ग्राउंडर से बात करनी चाहिए और आपस में लड़ना नहीं चाहिए। और इसी के लिए अब वो उसी एक ग्राउंडर जिसे कि उन्होंने पकड़ा हुआ था, लिंकन उसके पास जाता है और कहता है कि वे उसे छोड़ देंगे, मगर क्या वो उन्हें अपने लीडर से मिलवा सकता है ताकि वे आपस में लड़े ही ना, क्योंकि वैसे तो अब पृथ्वी पूरी तरह से वीरान पड़ी है और वे सिर्फ कुछ आखिरी इंसान बचे हैं, तो उन्हें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। और इसके लिए अब लिंकन भी मान जाता है और उसे अपने लीडर से मिलवाने का वादा करता है, मगर उसने एक चेतावनी भी दी थी कि उन्हें गन्स अपने साथ नहीं ले जानी है ताकि वे उन्हें हमलावर ना समझे। सो फिन अब यही सब क्लार्क को बता देता है और कहता है कि क्यों ना वे उन ग्राउंडर से बात कर आपस में लड़ना ही छोड़ दे, जिसके बाद इन गन्स की कोई जरूरत होगी ही नहीं। अब बेलेमी तो पहले से ही उन ग्राउंडर्स पर गुस्सा था जो उन्होंने उसके इतने सारे साथी मार दिए। सो अब क्लार्क के पीछे जेस्पर के साथ गन लेकर जाने का फैसला करता है ताकि अगर वे क्लार्क और फिन पर हमला भी करें तो उनके पास कोई बैकअप हो। तो वहीं ऊपर शिप पर अब बाकी सब लोग चांसलर के साथ फिर से पृथ्वी पर जाने का जश्न मना ही रहे थे कि तभी वहां शिप में बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसमें कि अब सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे। तो वहीं पूरे ही शिप पर अफरा तफरी फैल चुकी थी और ये सब कोई और नहीं बल्कि डायना ही करवा रही थी ताकि वो अपने साथियों के साथ इकलौते एस्केप शटल से पृथ्वी के लिए निकल जाए। वहीं इसके बारे में चांसलर और बाकी सबको कोई अंदाजा तक नहीं था और उन्हें लग रहा था कि ये धमाके आर्क में किसी टेक्निकल गड़बड़ी से हो रहे होंगे, जहां डायना अब अपने साथियों के साथ फाइनली एस्केप शटल तक पहुंच चुकी थी और वे उसकी सिक्योरिटी को पास कर उसे पृथ्वी की ओर लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं नीचे फिन और क्लार्क अब लिंकन के कहे अनुसार उन ग्राउंडर्स के लीडर से मिलने जाते हैं, जहां फिन को नहीं पता था कि पीछे ही जेस्पर, बेलेमी और ऑक्टेविया गन के साथ उनके पीछे आ रहे हैं ताकि उन्हें बैकअप दे सके। जहां कुछ ही देर बाद वहां ग्राउंडर्स की लीडर आनिया पहुंच चुकी थी, जिसके साथ उसके कुछ गार्ड्स भी थे। और अब मिलते ही क्लार्क उनसे पूछने लगती है कि जब वे कुछ हद तक उनकी भाषा समझ सकते हैं तो उनके पृथ्वी पर आते ही उन्होंने उन पर अटैक क्यों किया, क्योंकि वैसे ही अब कुछ चुनिंदा इंसान जिंदा बचे हैं और अब तो पृथ्वी पर जगह की कोई कमी भी नहीं है, तो इसके सारे ही रिसोर्सेज उन सब के लिए कहीं ज्यादा हैं। जहां से आनिया बताती है कि उन्हें लगता है कि आसमान से आए हुए लोग उन्हें गुलाम बनाने आए हैं और जो रॉकेट्स कल रात उन्होंने कैंप से छोड़े थे ताकि वे आर्क को सिग्नल दे सके, वे वापिस से पृथ्वी पर आ उनकी गुफाओं पर गिर गए, जिससे कि उनकी काफी सारी फैमिलीज मारी गई थी। और इसीलिए सुबह गुस्से में उन्होंने उन पर जंगल में अटैक किया और उनके कई साथियों को मार भी दिया। अब यहाँ से क्लार्क सारी ही गलत फहमी को समझ चुकी थी और अब वो उसे कुछ भी समझा पाती कि उनके रॉकेट को छोड़ने का मकसद कुछ और ही था। इसके पहले ही बेलेमी और जेस्पर दोनों ग्राउंडर्स के कुछ और लोगों को पेड़ों पर देखते हैं जो कि क्लार्क और फिन पर निशाना लगाए बैठे थे, और ये सोच कि वे क्लार्क और फिन को मार देंगे अब वे बेवकूफी कर देते हैं और जेस्पर उनके दो गार्ड्स को गोलियों से वहीं जान से मार डालता है। और यहाँ से तो दोनों ही ग्रुप अब एक दूसरे पर अटैक कर वहाँ से निकलने लगते हैं, यानी कि जेस्पर की ये गलती ने अब ये लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी और अब तो ग्राउंडर्स उन पर अटैक करने जरूर से आएंगे, जिसके कारण अब फिन क्लार्क समेत बेलेमी और बाकी सब पर गुस्सा था, क्योंकि उसने तो पहले ही उनसे गन को ना ले जाने को कहा था और उनकी बेवकूफी से अब ग्राउंडर्स उन पर अटैक जरूर से करेंगे, तो उन्हें जल्द से जल्द बचाव के लिए तैयार होना होगा। तो वहीं ऊपर आर्क पर
अब चांसलर और बाकी सब फाइनली डायना को ढूंढ ही लेते हैं, जिसने कि खुद को अपने साथियों के साथ एस्केप शटल में लॉक कर लिया था, जहां बाहर से सब उसे खोलने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि अगर डायना अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल गई तो बाकी सब लोगों का जिंदा बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि सारे ही शिप आर्क की खाने की सप्लाईज इसी पोर्ट में थी, यानी कि वे उनके जाते ही 2 ही दिन में भूखे मर जाएंगे। तो वे अब किसी भी तरह से गेट खोलने की कोशिश करने लगते हैं, मगर अंदर से डायना ने उसे लॉक कर रखा है। तो वहीं उसने अब शटल को लॉन्च करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया था, और आखिरकार अब डायना बाकी सबको पीछे छोड़ उस शटल को पृथ्वी पर लैंड कराने के लिए लॉन्च कर ही देती है। मगर इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जिन्हें की रिपेयर किया जाना भी बाकी था। तो वो शटल अब कुछ ज्यादा ही तेजी से नीचे पृथ्वी पर गिरने लगता है, जिसे कि दूर से पूरा कैंप देख रहा था, और शिप के नीचे गिरते ही अब एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और जल्दी से सभी भागकर उसे देखने जाते हैं और पाते हैं कि शटल के अब नीचे क्रैश होने से उसमें कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचा और सब के सब मारे गए। यानी कि डायना ने आर्क से धोखा कर खुद को और अपने साथियों को बचाने की सोची, मगर वो ये भूल गई कि ये शटल पिछले 97 सालों से बंद पड़ा था और इसे रिपेयर किया जाना भी बाकी था। मगर उसकी बेवकूफी की सजा अब ऊपर आर्क के लोगों को भुगतनी होगी, क्योंकि वे वहाँ फंस चुके थे। वहीं नीचे सामान ढूंढते हुए अब उन्हें एक हाईली फ्लेमेबल लिक्विड मिलता है, जो कि कभी भी फट सकता था। सो वे जल्दी से इस शटल से काम के सामान को लेकर, जो कि उनके आगे काम आ सके, वहाँ से वापस कैंप में लौट आते हैं। वहीं पूरे ही कैंप में बहुत सारे लोग गन्स के साथ तैनात थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ग्राउंडर्स उन पर अटैक जरूर से करेंगे। यहाँ बेलेमी, क्लार्क और फिन अब सभी के साथ मिलकर प्लान बनाने लगता है कि वे ग्राउंडर्स से कैसे बचेंगे, क्योंकि बेशक से उनके पास गन हो, मगर उनके पास इतनी भी गोलियां नहीं है कि वे सभी ग्राउंडर्स को जान से मार सके। सो फिन यहाँ से आइडिया देता है कि क्यों ना वे उस ब्रिज को ही उड़ा दे, जिससे कि ग्राउंडर्स यहाँ आने वाले हैं, और इससे कम से कम उन्हें कुछ और टाइम मिल जाएगा अपने हथियार और ज्यादा बढ़ाने का और कुछ और प्लान बनाने का। वहीं रेवन इन सब में एक्सपर्ट थी, और वो जल्दी से क्रैश शटल के पास जाकर अब वहीं फ्लेमेबल लिक्विड को इकट्ठा कर लेती है, और उसमें अपने पास मौजूद लगभग सारे ही गन्स का पाउडर मिला उसे एक बड़ा बम बना देती है, जो कि उस ब्रिज को उड़ा पाने में कामयाब हो सकेगा। यहाँ बेलेमी को इस पर शक था, क्योंकि अगर उनका प्लान फेल हुआ तो उनका गन पाउडर भी खत्म हो जाएगा और ग्राउंडर्स उन सबको मार डालेंगे। सो रेवन अब फिन और जेस्पर के साथ जाकर जल्दी से ब्रिज पर बम लगा देती है, जिसे कि उन्हें शूट कर ब्लास्ट करना था, मगर अब तक सामने से ग्राउंडर्स उन्हीं की ओर बढ़ रहे थे। सो जेस्पर शुरू में तो कुछ निशाने मिस करता है, मगर आखिर में फाइनली उसने बम को शूट कर ब्रिज को उड़ा ही दिया था, यानी कि ग्राउंडर्स को उन तक पहुंचने में अब 24 से ज्यादा घंटे लगने वाले थे। वहीं रेवन बम बनाते हुए घायल भी हुई थी, सो फिन उसे संभालता है, मगर रेवन जानती थी कि फिन क्लार्क से बहुत प्यार करने लगा है, वहीं वो उसे भी भुला नहीं पा रहा। सो दोनों यहाँ से परेशान थे कि वे क्या करें, क्योंकि फिन तो उन दोनों से ही बराबर प्यार करता था और वो किसी एक को भी खोना नहीं चाहता था। वहीं अब बाकी सब ग्राउंडर्स के दूसरे अटैक के लिए तैयार हो रहे थे, मगर अब तक उनके पास गोलियां बहुत ही कम बची थी। सो उन्हें कुछ ऐसा ढूंढना था जो कि उन ग्राउंडर्स को एक साथ मार सके। तो वहीं ऊपर आर्क पर एस्केप शटल के जाने के बाद सब कुछ बंद पड़ गया था, और उन धमाकों में सैकड़ों लोग भी मारे गए थे, जहाँ आर्क के सारे ही कंट्रोल्स अब मेल फंक्शन कर रहे थे, और खाना तो उनके पास अब वैसे भी बचा ही नहीं था, यानी कि अब उनका बच पाना काफी ही मुश्किल था, और वे सब अब पृथ्वी के बजाय यहीं स्पेस में इसी स्टेशन पर मरने वाले हैं। तो चांसलर अब सभी बचे हुए लोगों को इकट्ठा कर उन्हें एक आखिरी स्पीच देता है कि शिप में ब्लास्ट से सारी ही ऑक्सीजन लीक हो गई है, और अब उनके पास सिर्फ 51 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है, और नीचे तो अब वे वैसे भी नहीं जा सकते। तो सबको अपनी फैमिलीज के साथ मिलकर इस आखिरी बचे हुए समय को बिताना चाहिए। हालांकि केन अभी भी हार नहीं मानता, और वो बाकी इंजीनियर्स के साथ मिलकर लगातार आर्क के कंट्रोल रूम को फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहा था, ताकि उनके बचने की छोटी सी ही सही मगर कोई उम्मीद तो मिले। वहीं नीचे कैंप में सभी आने वाले ग्राउंडर्स के हमले के लिए तैयार हो रहे थे, और उनके लिए ट्रैक्स बिछा रहे थे ताकि वे उन्हें किसी भी प्रकार से रोक पाएं। मगर प्रॉब्लम अब भी वही थी, गोलियां तो उनके पास बहुत कम थी। मगर अब इसी बीच रेवन अपने शटल का सामान निकाल ही रही थी कि उसकी नजर इस शटल के उसी लिक्विड पर जाती है, और अब उसे स्ट्राइक होता है कि वे इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच ये तो भूल ही गए कि वे खुद भी एक शटल से ही नीचे आए थे,
और वो लिक्विड उस शटल की तरह इस शटल में भी होगा। और यहाँ से उन्हें अब एक उम्मीद मिल चुकी थी, जहाँ इस शटल में तो वो लिक्विड क्रैश होने वाले शटल से भी कहीं गुना ज्यादा था। सो रेवन अब बाकियों के साथ मिलकर उसी लिक्विड से एक बहुत बड़ा बम बनाने लगती है। तो वहीं ऊपर आर्क में अब चांसलर मरने से पहले ड्रिंक कर अपने बेटे के बचपन की वीडियो देख रहा था और पुरानी यादों को जी रहा था। जहाँ इसी दौरान अब एक वीडियो में छोटी क्लार्क वेल से कह रही थी कि अगर उनके आर्क स्टेशन से थ्रस्टर्स पृथ्वी से दूर फायर किए जाएं तो आर्क पृथ्वी पर गिर जाएगा। और ये सुनते ही चांसलर को एक आइडिया स्ट्राइक होता है और उसे उम्मीद मिल चुकी थी। सो वो जल्दी से भागता है और बाकी सबको बताने लगता है कि क्यों ना वे पूरे ही आर्क को पृथ्वी के ऑर्बिट में गिरा दें। और वैसे ही काफी कम लोग जिंदा बचे हैं, सो वे बीच वाले कंपार्टमेंट में इकट्ठा हो जाएंगे। सो लैंडिंग के दौरान जब तक बाकी के हिस्से टूटेंगे तब तक वे लैंड कर चुके होंगे और यही उनके पास आखिरी मौका है, क्योंकि उन्हें मरना तो वैसे भी है और क्यों ना वे कोशिश करते हुए मरे। और वे सब अब ऐसा ही करने का फैसला करते हैं। तो वहीं नीचे भी अब प्लान बन चुका था कि जब ग्राउंडर्स उन्हें मारने आएंगे तब उन्हें अपने कैंप के अंदर आने देना है और जब वे सब यहाँ इकट्ठे हो जाएं तो वे अपने सेफ बंकर में घुस बाहर वहीं बड़ा बम फोड़ देंगे, जिसमें कि वे ग्राउंडर्स आसानी से मारे जाएंगे। तो ये शटल चूंकि स्पेस के लिए डिजाइन हुआ था, यानी कि इस पर उस बम का कोई असर नहीं होगा और वे सब बच जाएंगे। वहीं ऊपर आर्क में अब जितने भी लोग बचे हुए थे उन्हें चांसलर का प्लान बताया जाता है कि उन्हें अभी ही शिप के सेंट्रल पार्ट में इकट्ठा होना है, जहाँ इसमें खतरा तो है और बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि वे सब मारे जाएंगे, मगर उनके पास अभी कोई और रास्ता नहीं है। सो बाकी सब भी इसके लिए मान ही जाते हैं और आर्क के सेंटर पार्ट में इकट्ठा हो जाते हैं। मगर अब वे पाते हैं कि शिप के ऑटोमेटिक कंट्रोल्स उस धमाके से खराब हो चुके हैं। तो उनमें से किसी एक को कंट्रोल रूम में जा इस स्टेशन को पृथ्वी पर लॉन्च करना होगा और जो ये करने जाएगा वो यही मारा जाएगा। सो केन अब बाकियों के लिए खुद जाने का फैसला करता है, मगर अब जब वो जा ही रहा था कि सभी पाते हैं कि उनका लॉन्चिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है, जहाँ सब पाते हैं कि चांसलर खुद ही सबसे छुप वहाँ से कंट्रोल रूम में चला गया और बाकी सब के लिए उसने खुद ही पीछे रहकर मरना चुना। वही नीचे कैंप में अब सबने मिलकर वहीं बॉम्ब शेल्टर के बाहर फिट कर दिया था। वहीं अब तक वो ग्राउंडर्स उन तक पहुंच भी चुके थे, तो वे शुरू में उन पर गोलियां चला उस पर अटैक भी करते हैं ताकि ग्राउंडर्स को उनके प्लान पर शक ना हो। मगर सरप्राइजिंगली ग्राउंडर्स अंदर नहीं आ रहे थे। दरअसल वे इतने बेवकूफ नहीं थे, तो उन्हें फंसाने के लिए और खुद को कमजोर दिखाने के लिए अब बेलेमी आगे बढ़ उनसे लड़ने लगता है, जहाँ वो और उसकी बहन ऑक्टेविया दोनों काफी चोटिल भी हो गए थे, मगर उनका प्लान काम कर चुका था और अब ग्राउंडर्स उन्हें कमजोर समझ अंदर आ रहे थे। तो यहाँ से सभी प्लान के मुताबिक अब उनके अंदर आते ही शेल्टर में घुस जाते हैं और उसका गेट बंद कर अब जैस्पर जल्दी से बम को ब्लास्ट कर देता है, जिसका कि धमाका इतना बड़ा था कि बाहर मौजूद सारे ही ग्राउंडर्स मारे जा चुके थे। यहाँ क्लार्क दरवाजा खोलती है, जहाँ उनके ब्लास्ट से बाहर सब कुछ राख में मिल चुका था। तो वहीं ऊपर कंट्रोल रूम में चांसलर पाता है कि फाइनली उनका प्लान काम कर गया और आर्क का मेन हिस्सा जिसमें कि बचे हुए लोग बैठे थे अब वो सेफली पृथ्वी पर लैंड कर चुका है, जहाँ एबी अब पहली बार बाहर निकलती है और उसके सामने दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही थी, जहाँ वे एक नया घर बना सकते थे। यहाँ एबी इन सब के बारे में चांसलर को बताती है, जो कि अब ये सब कभी नहीं देख पाएगा, मगर उसने एक लीडर होने का फर्ज निभाया और जो सपना कभी यहाँ रहने वाले लोगों ने देखा था आखिर उसे पूरा कर ही दिया। जहाँ नीचे से बाकी सब कैंप के धमाके को देख पा रहे थे, यानी कि अब तो ग्राउंडर्स भी नहीं बचे थे जो कि उनके लिए खतरा हो सकते थे। तो उनके लिए आखिरकार सब कुछ सही हो ही गया। हालांकि उनके बहुत सारे लोग मारे गए थे और आखिर में सिर्फ 500 लोग ही अर्क से नीचे पहुंचे थे। तो वहीं फिन को क्लार्क और रेवन दोनों ही मिल गई थी, जहां आखिर में चांसलर स्पेस में मरने से पहले आर्क के नाम एक आखिरी जाम उठाता है। और इसी के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो पूरी ही सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताएं। साथ ही ऐसी ही एक और जबरदस्त साईफाई सीरीज जल्द ही चैनल पर आने वाली है, सो उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये सीरीज पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।